स्वागत है आपका आनंद आर्ट्स क्लासेस में। मैं आनंद गुप्ता। इसके पहले ग्रुप में टेस्ट हुआ था 12th का ज्योग्राफी का सेट और सेट नंबर 2 था। आज इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड सेट का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगी, है ना। सॉरी, काफ़ी देर हुई है सॉल्यूशन के लिए, तो क्योंकि वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे तो आप लोग जो है, लेकिन आप लोग एक लापरवाही करते हैं कि कम से कम जो है सेट अटैम्प्ट जरूर करिए, है ना। जैसे कि मैं सेट ले जब प्रैक्टिस करवाता हूं तो आप लोग एक ही लोग ऐसे होते हैं जो अटैम्प्ट करते हैं, है ना। तो आप लोग प्लीज़ सेट को इसमें पार्टिसिपेट करिए सेट में, ताकि आपकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में और सेट में काफ़ी अच्छा हो जाए, ठीक है। उसको करो, फ्लाइट मोड में डालो। फ्लाइट मोड में है ना, फ्लाइट मोड में है, चलो ठीक है। तो देखिए, आज इस वीडियो में हमें सेट की सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो सेट की सॉल्यूशन है, सेट नंबर 2 है, ज्योग्राफी का सेट है, हिस्ट्री का सेट है, ठीक है। तो जो सेट का सॉल्यूशन जो मैं आपको दूंगा, तो इसमें भी आपको सॉल्यूशन का मतलब ही हुआ कि आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, हर ऑप्शन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है बाबू, पहला क्वेश्चन है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। आपका जो पहला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चंस में देखिएगा, अगर नहीं है तो अपने मोबाइल में देखिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? बृहद कथामंजरी, बृहद कथामंजरी। तो पहला का जो हो जाएगा बाबू, ये पहला का बृहद कथा मंजरी। देखिएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे पहला ऑप्शन जो रखा ए में मुद्राक्षस। देखिएगा मुद्राक्षस जो है बाबू, मुद्राक्षस जो है ना, जो मुद्राक्षस है, मुद्राक्षस, ये मुद्राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। किसका दत्त की रचना है? विशाख दत्त की रचना है। मुद्राक्षस की रचना है, तो मुद्राक्षस आप बताइएगा विशाख दत्त की रचना है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है, ये जो आपका ए नंबर है और यहाँ पे जो बी नंबर का ऑप्शन दे रखा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। एक किसकी रचना है? तो चाणक्य का है, चाणक्य, है ना। ये किसकी रचना है? चाणक्य की रचना है, ठीक है। तो आपका जो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी, तो आप लोग सी मारिएगा पहला क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है इंडिका, है ना। इंडिका किसकी रचना है? तो देखिएगा इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। किसका बाबू? मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडिका किसका रचना है? तो इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? देखिएगा लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी, लिच्छवी दोहित्र, है ना। किस शासक को कहा जाता है बाबू? ध्यान दीजिएगा, किस शासक को कहा जाता है। तो हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, एक मिनट देखिएगा, चंद्रगुप्त की जो पत्नी का नाम, जो पत्नी थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त की पत्नी जो थी, चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी की थी। कहाँ की थी? लिच्छवी, हाँ। और लिच्छवी एक गणराज हुआ करता था, और दोहित्र का मतलब लिच्छवी के बेटी का बेटा, है ना। इसका मतलब लिच्छवी दोहित्र का मतलब हुआ लिच्छवी के बेटी के बेटा, है ना। तो लिच्छवी के बेटी कौन थे? चंद्रगुप्त के पत्नी थे, ठीक है, पत्नी थी। और इसके बेटा का नाम था, लिच्छवी के दोहित्र का नाम था चंद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त थे। कौन थे? समुद्रगुप्त थे, ठीक है। एक मिनट, इसको सील करिए तो लैपटॉप बंद हो जाएगा। फंसा इसको आकर,
इसको फंसाओ, एक मिनट रुकना। ओह सेट बंद हो जाएगा। अब देखो फंसाओ तो इसको, फंस रहा है। हाँ चलो ठीक है। हाँ चलिए देखिए बाबू, जो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है कि लिच्छवी दोहित्र कौन था, तो मैंने लिच्छवी की बेटी कौन थी? चंद्रगुप्त की पत्नी, और उसका बेटा कौन था? लिच्छवी के जो दोहित्र थी, मतलब उसकी पत्नी का समुद्रगुप्त था। तो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। 4th नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल में हस्तिसेन का प्रधान को क्या कहा जाता था? देखिएगा, गुप्त काल में हस्तिसेन प्रधान को बोला जाता था महीलूपति। क्या बोला जाता था? महीपीलूपति बोला जाता था। क्या बोला जाता था बाबू? तो महीपीलूपति, महापीलूपति। ठीक है, महापीलूपति कहा जाता था। हस्तिसेना का प्रधान को महापीलूपति कहा जाता था। तो आपका जो है 4th नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा महिला संत थी? तो महिला संत कौन थी? देखिएगा नेक्स्ट में 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन में देख रहा है कि महिला संत कौन थी। ऑप्शन है मीरा, अंडाला और कराईकाल, इनमें से सभी। तो आप इनमें से सभी मारिएगा, है ना, इनमें से सभी मारिएगा। जो मीरा भी एक कवि थी और अंडाल भी और कराईकाल भी कवि थी, है ना। तो आपका इसमें ऑप्शन सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका धम्म की शुरुआत किसने की थी? देखिएगा, धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब होता है कि आप हिंसा के रास्ते को छोड़कर कल्याण के रास्ते पर बढ़ते हैं। हिंसा मतलब मार काट के रास्ते को छोड़कर कल्याण के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं धम्म, है ना। सबसे जो अशोक थे वो हिंसा, जो अब देखिए कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग के युद्ध के बाद बाबू, कलिंग के युद्ध के बाद जो है ना, आप देखिए बाबू, कलिंग के युद्ध के बाद जो अशोक है वो हिंसा छोड़कर अहिंसा अपनाते हैं और लोगों का कल्याण करना शुरू करते हैं। इसी को नाम देते हैं धम्म। क्या बोलते हैं? धम्म। ठीक है, तो अशोक ने धम्म की शुरुआत कर दी। क्या कर दी? तो बोलता धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अशोक। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अशोक, मतलब ऑप्शन नंबर सी आप मार दीजिएगा। ठीक है, 6ठा देखिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना, है ना, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है ना। तो आपका जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत के नेपोलियन कहा जाता है। तो बेस सी बात है कि समुद्रगुप्त की तुलना यूरोपीय के नेपोलियन शासक से की जा रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर देखिएगा इसमें, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन। नेक्स्ट हो जाएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, है ना। कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो बताइएगा कि अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो आप देखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त है। कौन है? चंद्रगुप्त है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने का कोई स्कोप नहीं, तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बोला चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिएगा, चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्मावलंबी थे। चंद्रगुप्त थे। आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 9 क्वेश्चन नंबर ए बोलता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था। श्रवणबेलगोला कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला, है ना, श्रवणबेलगोला में हुआ था। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है ना। तो
जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना, 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रवणबेलगोला में हुई थी, तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 10 का देखिएगा, समुद्रगुप्त, हाँ सॉरी, समुद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो अभी आपको जस्ट बताया था कि चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है ना, नहीं 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर पूछता है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो बाबू वो जैन धर्म को मानते थे। किस धर्म को? जैन धर्म को मानते थे। अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्मावलंबी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक आप मारिएगा डी ऑप्शन नंबर, तो आपका हो जाएगा 11 का डी ऑप्शन बृहद्रथ हो जाएगा। बृहद्रथ जो थे वो मौर्य वंश का अंतिम शासक थे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोलते मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था, तो देखिए टकसाल का मतलब होता है कि जहाँ पे पैसा कौड़ी जमा किया जाता है, टकसाल का मतलब यही होता है, टकसाल, है ना। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर जो मौर्यकालीन टकसाल है, टा का है ना, टकसाल, टकसाल का मतलब होता है कि जहाँ पे पैसा कौड़ी से संबंधित चीज़ें रखी जाती है, ठीक है। तो कौन होते थे? पन्याध्यक्ष होते थे। कौन होते थे? पन्याध्यक्ष, कौन होते थे? पन्याध्यक्ष होते थे। तो आप ऑप्शन नंबर मारिएगा 12 का सी मारिएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बाबू, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है ना। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा। कहाँ आप मारिएगा? ऑप्शन नंबर 13 का सी मारिएगा कि मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा। कहाँ है बाबू? मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा, तो आप सी मारिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है 14 का कि मौर्यकालीन राज्य कहाँ स्थित है, तो कलिंग, मौर्यकालीन कलिंग कहाँ स्थित है, तो हम आपको बताया था कि कलिंग की लड़ाई जो है कौन लड़े थे? कलिंग की लड़ाई अशोक लड़ा था। और ये कलिंग कहाँ स्थित है, तो कलिंग आपको उड़ीसा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बाबू? उड़ीसा में मिलेगा। तो कलिंग कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा में मिलेगा। और कलिंग की लड़ाई कौन लड़ा था? कलिंग की जो लड़ाई हुआ था वो अशोक के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। चलिए अब तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। 15 देखिएगा, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का मतलब होता है राज व्यवस्था को संभालने वाले, ठीक है। तो कौन है? राजकीय कर संग्रह अधिकारी, तो ये भी हो सकता है राजकीय कर संग्रह अधिकारी को भी समाहर्ता कहते थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा बी हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजकीय कर संग्रह को हम समाहर्ता कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में ब्रह्मदेश क्या था, तो 16 नंबर क्वेश्चन को आप स्किप कीजिएगा, इसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो हम इसको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17 कहता है क्वेश्चन आपका, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या है? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या है? तो अशोक का आप जानते हैं कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वो कौन था? अशोक का व्यक्तिगत जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। कौन था बाबू? बौद्ध धर्म था। तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन था? बौद्ध धर्म था। तो आप याद रखेंगे कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन था? क्या धर्म था? तो उनका बौद्ध धर्म था, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? तो आप जानते हैं कि श्रीलंका भेजा था, लेकिन श्रीलंका उस समय श्रीलंका नाम नहीं था, सिंहल द्वीप नाम था। क्या नाम था उस समय? सिंहल द्वीप नाम था। श्रीलंका का क्या नाम था? पुराना नाम सिंहल द्वीप। तो अशोक महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? वो सिंहल द्वीप भेजा था। तो सिंहल द्वीप कहाँ स्थित हम देख लेते थोड़ा मैप में। देखिएगा ये हमारा प्यारा भारत है। क्या है? हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। आप देखिएगा बाबू, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा आपको। कौन? श्रीलंका। श्रीलंका को ही बोलते हैं सिंहल द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीलंका को हम पुराना नाम क्या है? सिंहल द्वीप। इसको बोलते हैं सिंहल द्वीप।
ठीक है। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिंहल द्वीप है। और जो मौर्य शासक अशोक जो थे, है ना, अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा? इस सिंहल द्वीप भेजा, यानी कि अभी का नाम देखें तो श्रीलंका भेजा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो 18 का ऑप्शन नंबर हमारीगा डी। 19 का देखिएगा, अशोक किस वंश का शासक था? तो आपको मालूम है कि अशोक जो था, अशोक मौर्य वंश का शासक था। किसका शासक था? किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। तो आप जो है 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है, मौर्य वंश का 19 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 19 का बी। चलिए 1 मिनट, 19 का मारेंगे बी। ठीक है, अब देखिएगा 20 का आपका हो जाएगा, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु से प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? कौन बौद्ध भिक्षु थे? तो उपगुप्त थे। ठीक है, तो अशोक जो है उपगुप्त के बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप देखिएगा उपगुप्त जो उपगुप्त थे, इसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 21 का देखते हैं, राजगिरी की नरवधु का क्या नाम था? तो ये देखिए एक राजगिरी 21 क्वेश्चन नंबर, आप थोड़ा सा वो स्किप कीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लास्ट में डिस्कस कर देंगे। चलिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी रहता है ना? तो कौन बोला है कि वास्तविक सुखम, मतलब वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी रहता है? मतलब आपका कर्म सबसे अच्छा या वास्तविक वो हो सकता है जिससे प्रजा खुश रहता है। कौन बोला है? तो ये बोला है चाणक्य। किसने बोला है? चाणक्य बोला है। चाणक्य किसने बोला है? चाणक्य ने बोला है कि आपका कर्म वास्तविक तभी हो सकता है जब आपकी प्रजा प्रसन्न हो, खुश हो, कुशल हो। ठीक है, तो इस शब्द को किसने बोला? इस शब्द को चाणक्य ने बोला। समझ में आ गया? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिएगा, इस चाणक्य को जो है बाबू, चाणक्य को जो है, इसको इंक भरो, उसमें इंक है, देखो तो। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य भी है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है बाबू? चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर है आपका, नहीं बुल्लू भरो, ब्लैक नहीं बुल्लू है। और नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो जो चंद्रगुप्त को मौर्य, अभी हम आपको कलिंग की राजधानी के बारे में नहीं बताए हैं। ठीक है, तो कलिंग सबसे पहले हम देखते हैं कलिंग कहाँ है। तो हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं कलिंग है कहाँ, है ना? तो हम मैप में देखते हैं कलिंग कहाँ है। आराम से समझिएगा, कोई इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। अब आराम से समझिए कि कलिंग कहाँ है। देखिएगा, ये हमारा हो गया प्यारा भारत। देखिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा उड़ीसा। क्या मिल जाएगा? यहाँ पर उड़ीसा मिल जाएगा। उड़ीसा में ही आपको कलिंग है। और कलिंग की राजधानी कहाँ है? कलिंग की राजधानी तोसली था। तोसली, है ना? कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली, है ना? और यहाँ पे जो है अशोक कलिंग की युद्ध लड़ा था, है ना? कलिंग का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था, कलिंग में ही लड़ा गया था, है ना? और कलिंग के युद्ध के बाद जो अशोक ने धम्म अपना लिया, मतलब कि लोगों को मारने और हिंसा के बजाय अहिंसा का रास्ता अपनाया, मतलब धम्म का शुरुआत कर दिया। ठीक है, चलिए, ये कलिंग हो गया ना। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का सी हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा आपका बाबू? 23 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 1 मिनट 23। ठीक है, चलिएगा, 24 का जो क्वेश्चन कहता है, आर्यभट्ट कहाँ का
कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट ऑब्वियस सी बात है, आर्यभट्ट अगर देखेंगे तो आर्यभट्ट कश्मीर का कितना नंबर क्वेश्चन है? तो 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन स्किप करते हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा सा डॉट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। चलिए, आपका 25 नंबर क्वेश्चन जो है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लौहयुगीन नगर कहा जाता है, ठीक है। देखिए, पहली जो नगरीय आई थी, है ना, उसको बोलते हैं ताम्रयुगीन, है ना। उसमें कांसा भी था, ताम्र भी था, तो ताम्रयुगीन या कंसयुगीन नगर कहा जाता था, ठीक है। और जो अब है दूसरी जो नगरीय व्यवस्था आई थी, दूसरी नगरीय व्यवस्था कब आई थी? तो दूसरी नगरीय व्यवस्था जो है 600 BC में आई थी। कब आई थी? 600 BC में आई थी। लेकिन पहली नगरीय कब आई थी? पहली नगरीय जो थी वो 2700 BC में कब आई थी? 2700 BC में देखने को मिलता है पहली नगरीय सभ्यता, और दूसरी नगरीय सभ्यता है 600 ईस्वी में ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। 600 ईसा पूर्व में और 2700 ईसा पूर्व में पहली, इसको बोलते हैं पहली नगरीय सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता, ठीक है। यहाँ से दूसरी नगरीय सभ्यता स्टार्ट होती, सेकेंड नगरीय सभ्यता, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, दूसरी नगरीय सभ्यता 600 ईस्वी के आसपास आई थी। तब तक लोहा का खोज हो चुका था, इसीलिए इसको बोलते हैं लौहयुगीन नगरीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौहयुगीन नगरीय बोलते हैं। तो दूसरी नगरीय सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? लौहयुगीन नगरीय बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, तो अब 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 26 का ऑप्शन नंबर देखिएगा। 26 का क्वेश्चन कहता है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो प्राचीनतम आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोंजाकोई। कौन था? बोंजाकोई। तो आपका 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो बोंजाकोई जो अभिलेख है वो भारत का प्राचीनतम अभिलेख में गिनती में आता है, ठीक है। देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो किसके राजदूत के रूप में आया था? तो आया था सेल्यूकस निकेटस के राजदूत के रूप में आया था, ठीक है। तो देखिए, मेगास्थनीज जो है, जिसका जो बुक है उसका नाम क्या है? इंडिका, है ना। मेगास्थनीज का बुक का क्या नाम है? इंडिका है। और जो ये मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटस के साथ राजदूत के रूप में भारत आए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा, ठीक है। 28 का देखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है बाबू। कैवें अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। 1 मिनट देखिएगा, कलिंग का युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको 13वें अभिलेख में मिलता है ना। 13वें अभिलेख में मिलता है। किसका? अशोक के 13वें अभिलेख में उसमें उसका वर्णन मिलता है कि हमने कलिंग युद्ध किया था। तो ठीक है, तो 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग के युद्ध के लड़े जाने का वर्णन मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बाबू 29 का। देखिएगा, चीनी यात्री फैयान किसके शासक काल में भारत आया था? तो फैयान आया था विक्रमादित्य के शासनकाल में। देखिएगा 29 नंबर जो आपका है बाबू, देखिएगा 29 नंबर जो है बोलता है फैयान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। विक्रमादित्य किस शासनकाल में? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ये कहाँ के था? फैयान, है ना। कहाँ के क्या था? ये फैयान था, ठीक है। फैयान जो है किसके शासनकाल में आया था? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। एक आया था ह्वेनसांग, एक ह्वेनसांग था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, है ना। हर्षवर्धन, ठीक है।
हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो आप दोनों नोट करिएगा, दोनों चीन का था। एक फाहियान था, एक ह्वेनसांग था। दोनों जो है भारत आए थे। एक आए थे विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान, और दूसरा ह्वेनसांग आए थे किसके शासनकाल में, वो आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आप 29 का मान लीजिएगा बी, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 का देखिएगा, 30 का कहता है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज किसके भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। चंद्रगुप्त कितने नंबर पे है, सी नंबर पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 31। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो किस अभिलेख में मिलता है, तो किस अभिलेख में मिलता है, तो सती प्रथा का उल्लेख जो है एरन अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है बाबू, सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा, सती प्रथा के मतलब ये आप समझ रहे होंगे कि इसमें अगर किसी पहले ज़माने में प्राचीन मतलब कि आज से 200-300 वर्ष पहले आप देखेंगे तो किसी का अगर पति मर जाते थे तो उसके साथ उसको पत्नी को भी जलना पड़ता था। इसको बोलते सती प्रथा, है ना। सती के होने मतलब अपने प्रूव करने के लिए हम सती हैं, पति मरता है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए पति के साथ जो आँख पर मतलब जो चिता पर लेटना पड़ता था पत्नी को, इसको बोलते हैं सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है, एरन अभिलेख में। तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 31 का बी हो जाएगा। 31 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में बोलता है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन का वर्णन है। देखिएगा बाणभट्ट जो है बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का, किसका, हर्षवर्धन का, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो किसके बारे में लिखेगा, हर्षवर्धन के बारे में लिखेगा। तो एक बाणभट्ट का रचना, इसको बोलते हैं कादम्बरी। क्या बोलते हैं, कादम्बरी। ठीक है, बाणभट्ट का रचना है जिसका नाम है कादम्बरी। ये कादम्बरी में हर्षवर्धन के बारे में दिया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम 32 कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आपका है बाबू 32 का डी हो गया ना। चलिए 33 देखते हैं। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो गुप्त संवत जो था, गुप्त संवत गुप्त काल में शुरू की गई थी। तो गुप्त संवत, हम तीनों संवत की बात करेंगे, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत। देखिएगा गुप्त संवत, ठीक है, गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त ने शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त ने, है ना, किसने शुरुआत किया था, तो चंद्रगुप्त ने शुरुआत किया था। कब शुरुआत किया था, तो 319 से 20 ईस्वी में। कब शुरुआत किया था, तो आपको देखिएगा गुप्त संवत चंद्रगुप्त ने शुरुआत किया था। कौन शुरुआत किया था, तो गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त ने शुरुआत किया। कब शुरुआत किया, 319 से 320 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा शक संवत की शुरुआत कब हुआ था, शक संवत, है ना, संवत, इसकी शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में। कब की गई थी, 78 ईस्वी में की गई थी, है ना। तो आपसे पूछेगा कि शक संवत की शुरुआत कब की गई थी, तो आप बताइएगा 78 ईस्वी में की गई थी। शक संवत की शुरुआत कब की गई थी, तो 78 ईस्वी में की गई थी। देखिएगा एक है विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी, तो 58 ईसा पूर्व में की गई थी, है ना। ईसा मसीह जन्म से पहले विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। तो आपसे पूछेगा कि विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई है, तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की गई है। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में की गई। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शुरू की गई थी। कब, 319 में। देखो वीडियो शूट हो रहा है, देखो, मतलब कि प्रॉपर कैप्चर कर रहा है ना।
कैप्चर कर रहा है, चल रहा है ना, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर 33 का डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 33 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कब किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 319 और शेष 320 ईस्वी में किया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र किसकी रचना है? देखिएगा आप लोग के लिए बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो पंचतंत्र किसकी रचना है? तो आपका इसको ऑप्शन में दे रखा है ना। पंचतंत्र किसकी रचना किसने की है? पंचतंत्र रचना किसने की है? तो पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने की है। किसने की है? तो पंचतंत्र की जो रचना है विष्णु शर्मा की, विष्णु शर्मा है ना, पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र की रचना किसने किया है? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया है। तो आपका 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, है ना। 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, प्राचीन नालंदा विद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आप यहाँ पे देखिएगा, प्राचीन नालंदा जो विद्यालय है, अभी जो अब हमारा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी खुल चुका है, जिसको बाद में जला दिया गया था, है ना। तो इस कोई ने कोई स्थापना किया होगा। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो आप मारिए कुमारगुप्त, है ना। किसने किया? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त ने किया। तो आप ऑप्शन नंबर 35 का डी मारिएगा, 35 का डी हो जाएगा, कुमारगुप्त ने किया। नेक्स्ट है 36, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल कहा जाता है? देखिएगा, भारतीय इतिहास की कौन सा काल स्वर्णकाल कहा जाता है ना। भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा काल था जिसको स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर गुप्त काल हो जाएगा। मतलब गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, तो सोने का सिक्का जारी सबसे ज़्यादा किस काल में जारी किया गया था? तो गुप्त काल में सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? बी। एक बात और आपको बता दें, कुषाणों ने सोने का शुद्ध सिक्के जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने का सिक्का कौन जारी किए थे? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्का वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर जो है, क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? देखिएगा, अर्थशास्त्र में जो है मेनली 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कितना है? 8 प्रकार की। तो 8 प्रकार की विवाह अर्थशास्त्र में बोला गया कि 8 तरह से आप शादी कर सकते हैं। मतलब कि 8 प्रकार से आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 37 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 घंटा ऐसे पहुँच ही जाता है सेट सोल्यूशन में, है ना। तो इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते हैं। अगर क्लासेस स्टार्ट हो गया, क्लासेस में आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी काफ़ी डिटेल में जाया जाएगा, हैं। तो फिलहाल हम कुछ आसपास के पॉइंट्स को हम लेके चल रहे हैं, हम पूरे डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम चाहें तो आपको अभी 8 विवाह कैसे कैसे होता है तो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है तो हम सेट सोल्यूशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है बाबू, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अच्छा, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना मौर्य वंश के शासनकाल में, अर्थात अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। चाणक्य कब था? चाणक्य मौर्य वंश के स्थापना के समय था, तो 3वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का डी हो जाएगा। मतलब जो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? चाणक्य ने किया, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने किया। चाणक्य कौन सा समय था? चाणक्य मौर्य वंश के समय था। ठीक है, और मौर्य वंश की जो स्थापना है 300 के लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास हुआ। ठीक है, 4वीं शताब्दी के आसपास हुआ। तो आप देखिएगा, और 322 ईस्वी में शायद आप मान सकते हैं, 322 ईस्वी में शायद मौर्य वंश की स्थापना हुआ। ईसापुर में हुआ था। ठीक है, तो आपको लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलता है अर्थशास्त्र की रचना का काल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
39 का है कि नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र एक ह्वेनसांग थे, इसमें ऑप्शन में दे रखा है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। वो रहने वाले कहाँ के थे, तो मैं आपको बताया था कि ह्वेनसांग जो है वो चाइना के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के थे, तो ह्वेनसांग चाइना के रहने वाले थे और वे नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन प्रक्रिया शुरू किया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 का ऑप्शन देखते हैं। 40 का क्वेश्चन क्या कहता है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए मिलता है। देखिएगा, एक ही ऐसा शासक है समुद्रगुप्त जिसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए, शासक का बीड़ा बजाते हुए चित्र दर्शाया गया। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के सिक्के पर है ना शासक को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो कौन सा किसका सिक्का था, तो समुद्रगुप्त का। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो वीडियो है यहीं तक रहने देते हैं और आपका सेकेंड पार्ट जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, आई थिंक 30 क्वेश्चन बचा हुआ होगा, तो 30 क्वेश्चन जो है आपको सेकेंड पार्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करिए, है ना। अगर कोई किसी प्रकार की त्रुटि आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।